कंप्लीट कर ली थी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, और कल जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो एक इम्पॉर्टेंट था, उसके इलस्ट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ा ना हमने 119 उसके इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन आपको ऐसे याद करना है कि 119 के ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, वो आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, वो होता है एस्टोपल। क्या होता है एस्टोपल? तो सीधी बात है, एस्टोपल कहाँ अप्लाई होगा? सिविल प्रक्रिया में। क्यों? आप खुद सोचो कि मान लीजिए कि एक अक्यूज कन्फेशन कर लेता है, तो क्या वो अपने कन्फेशन से बाध्य है? क्या आप सभी को पता है, जब हमने कन्फेशन वाला चैप्टर पढ़ा था कि उसमें एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन का क्या है, ऑप्शन है। तो एस्टोपल क्या होता है समझिए, जैसे मैंने कुछ कहा या मैंने अपने आचरण से आप लोगों को ऐसा फील करवाया कि आपने उससे कुछ काम कर दिया, कुछ एक्ट कर दिया। अब ना तो मैं और ना मेरा एजेंट अपनी जो कही बात है ना उससे पीछे हट सकता है। ठीक है, ये होता है एस्टोपल, मतलब ये बाध्यता, इसमें व्यक्ति को बाध्य किया जा रहा है। तो ये एस्टोपल कितने कितने तरीके से हो सकता है। आप खुद सोचो, आपने मान लीजिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बेच दी है, सेल कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया मैंने। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपको 50 लाख में प्रॉपर्टी बेचूंगी। ठीक है, अब मैं अपनी बात से थोड़ी मुकरूंगी कि नहीं तू जब 70 देगा तभी मैं प्रॉपर्टी बेचूंगी। तो ये होता है एस्टोपल बाय डीड। दिख रहा है ना, एस्टोपल बाय डीड, एस्टोपल बाय, है ना, ये होता है एस्टोपल बाय डीड। कभी आपसे पूछा गया कि एस्टोपल बाय डीड क्या होता है, तो खुद ही समझो, यदि आप पढ़ो भी नहीं तो खुद समझो कि एस्टोपल बाय डीड क्या हो सकता है। कि ऑलरेडी हम लोग एक एग्रीमेंट बना चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं, तो हम उस चीज से बाध्य है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट के करने से क्या कर चुका है, व्यक्ति एक्ट मतलब एक्ट कर चुका है। दूसरा, आपसे पूछा गया एस्टोपल बाय रिकॉर्ड क्या होता है। एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, इसकी स्पेलिंग देखने में मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ। तो रिकॉर्ड, मान लीजिए कि एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है, तो आप उस रिकॉर्ड से बाध्य हो, आप बार बार केस नहीं लेकर आ सकते। तो ये होता है एस्टोपल बाय रिकॉर्ड। प्रॉमिसरी एस्टोपल, मोस्टली पूछा जाता है व्हाट इज प्रॉमिसरी एस्टोपल। तो आपने किसी व्यक्ति से कुछ करने का वादा किया, प्रॉमिस किया, और उस प्रॉमिस पे वो व्यक्ति एक्ट कर चुका है। ठीक है ना। तो ये होता है प्रॉमिसरी एस्टोपल। आप अपनी प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो आ जाइए, हल्का फुल्का तो मैंने आपको समझा दिया, तो आ जाइए, इसकी डेफिनेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बेरेक से पढ़ते हैं। तो समझिए कि एविडेंस कौन सा एक्ट है, प्रोसीजरल है कि सब्सटेंटिव है? कोई भी माइक ऑन करके बताइए, प्रियम द मैम, एविडेंस कौन सा एक्ट है, प्रोसीजरल है कि सब्सटेंटिव है? बताइए, माइक ऑन करिए, नहीं भी पता तो भी बताइए। देखो, यदि कोई चीज नहीं पता ना, आप समझो कि यदि कोई चीज नहीं पता लेकिन मैं आपसे बोलूं माइक ऑन करके बताओ, तो आप बता दो, पता क्या होता है फिर, ये चीजें ना लाइफ टाइम याद रहेगी, जिंदगी भर याद रहेगी आपको ये चीज, जो मैं भी आपको बताऊंगी कि प्रोसीजरल है कि सब्सटेंटिव। कौन सा लॉ है? कौन सा प्रोसीजरल। लॉ है? ठीक है, प्रोसीजरल क्यों है? क्योंकि आज तक, अभी तक हम जितना भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर क्या क्या कुछ राइट्स, लाइबिलिटी, ऐसे कुछ नहीं बताया है। ठीक है, लेकिन एस्टोपल में क्या कर दिया है, किसी के अधिकारों को रोक दिया है कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो एस्टोपल एक तरीके का सब्सटेंटिव है। ठीक है, तो इवन दो जो इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक तरीके का प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसके कुछ पार्ट, जैसे ये एस्टोपल, ये कौन सा है, ये सब्सटेंटिव पार्ट है। तो जब भी मतलब हमारे जो पेपर होते हैं, ठीक है, मेंस का पेपर होता है, तो सिविल का पेपर अलग होता है, क्रिमिनल का पेपर अलग होता है। तो सिविल के पेपर में पूछेगा क्या इंसान, क्या पूछेगा इंसान सिविल के पेपर में? एडमिशन और एस्टोपल। मोस्टली आपको इन दो टॉपिक से सिविल के पेपर में, क्या, क्योंकि सिविल में भी आता है एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल में भी आता है एविडेंस एक्ट, तो सिविल के पेपर में मोस्टली आपको एडमिशन और एस्टोपल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, ये दो टॉपिक तो मिल जाएंगे, मतलब 90% तो ये दो टॉपिक मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा उस हिसाब से कि डिफाइन एस्टोपल, एस्टोपल डिफाइन करिए। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि मैं क्या कर रही हूँ, कि एक पार्टी, एक व्यक्ति, वैन अ पर्सन, जितना मुझे याद है मैं उतना समझा रही हूँ, कि वैन अ पर्सन बाय हिज एक्ट, ओमिशन, डिक्लेरेशन, तीनों चीजें लिखनी है आप। एक्ट, ओमिशन, डिक्लेरेशन, क्या कर रहा है, इंटेंशनली कॉज,
ठीक है, क्या कर रहा है, अपने एक्ट ओमिशन डिक्लेरेशन से किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए कह रहा है, बाध्य कर रहा है। तो आ जाइए देखो कि when a person has by his act omission declaration intentionally caused CP, इसके अंदर याद करते हैं CP, एस्ट्रोपल के अंदर एक वर्ड है CP, CP का मॉल होता है, कभी आप लोगों ने सुना, मॉल है बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में CP। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति अपने एक्ट ओमिशन और डिक्लेरेशन से क्या कर रहा है, इंटेंशनली कॉज्ड कर रहा है, करवा रहा है, और परमिट और परमिशन दे रहा है किसी व्यक्ति को, अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग ट्रू टू बी ट्रू। ठीक है, और क्या कर रहा है, एंड एक्ट अपॉन सच बिलीव। मैंने क्या कहा कि व्हेन अ पर्सन बाय हिज एक्ट ओमिशन डिक्लेरेशन इंटेंशनली कॉज और परमिट क्या परमिट कर रहा है कि ये जो सामने चीज है ना, ये सच है, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, ये सामने जो चीज है वो ट्रू है, सच है। तो एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, कि भाई तू इस भरोसे पर क्या कर, एक्ट कर। नीदर ही nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। वापस समझते हैं कि when a person या when one person by his act omission declaration intentionally इंपॉर्टेंट है, मेन स्ट्रिया दिखा है आपको यहाँ पे, intentionally caused और permitted any another person, मतलब कोई another person to believe a thing to be true, कि भाई ये चीज सच है ये चीज, and to act upon such belief, और उसपे वो एक्ट करवा लेता है। then neither he, ना ही वह व्यक्ति, neither his representative shall allow to, मतलब shall allow to deny the truth of that thing in any suit or proceeding। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ते हैं वापस, याद हो गया होगा, इसमें अपन को बस स्टेप बाय स्टेप तोड़ो कि व्हेन वन पर्सन इंटेंशनली, मेन से बहुत जरूरी है, उसने इंटेंशनली मतलब मन से, ऐसा नहीं जबरदस्त गलती से हो गया तो वो एस्ट्रोपल से बात नहीं होगा, इंटेंशनली सी कॉज्ड और परमिटेड। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई कि एक पर्सन क्या कर रहा है, इंटेंशनली कॉज और परमिटेड अनदर टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। ये इसको एक ही लाइन बना लेते हैं कि व्हेन वन पर्सन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड एनी अदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड एक्ट अपॉन सच बिलीफ, सच बिलीफ, और वो उस बिलीफ पर एक्ट कर देता है। नीदर ही, ना ही तो वह, नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव, नॉर इज रिप्रेजेंटेड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, कोई भी सूट और प्रोसीडिंग, और वो सूट और प्रोसीडिंग किसके बीच में चल रही है, उसके बिटवीन हिम और अनदर पर्सन, जो ऊपर वाला अनदर पर्सन था उसके बीच में, और इज रिप्रेजेंटेटिव या इसके अनदर पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, टू डिनाई द ट्रूथनेस, वर्ड है, डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया तो एक बार माइक ऑन कर लीजिए, मतलब माइक या हैंड रेज कर दीजिए, हम वापस याद कर लेंगे। समझ में आया, सिंपल सी बात बोली कि भाई मैंने बोला तो आप नहीं बोल सकते। तो आपको सबसे पहली लाइन क्या याद करनी है कि जब एक व्यक्ति, व्हेन वन पर्सन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड, दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली कॉज कर रहा है या परमिट कर रहा है टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, एक थिंग को सच मानने के लिए, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, एंड बस सच मानने के लिए भरोसा ही नहीं दिला रहा, जबकि वो व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहा है, उस पर एक्ट कर रहा है, एंड एक्ट अपॉन सच बिलीफ। अब क्या होगा, ना ही वह व्यक्ति, नॉर ही, नीदर ही, नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव, ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, जो किसके बीच में चल रही है, वो अनदर व्यक्ति और उसके बीच में या उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, कि अब वो मना नहीं कर सकता कि ये चीज सच नहीं। इसका एक एग्जाम्पल है जिसके नाम से जाना जाता है केसी, इसका नाम लेते हैं,
केस को रट लो, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स रटना है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इंग्लिश के मतलब क्या था, इंग्लिश लॉ में ये रूल प्रपाउंड किया गया था। फिर भारत में, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में शरद चंद्र वर्सेस गोपाल चंद्र से ये जो एस्ट्रोपल का जो ऊपर वाला रूल था ना इंग्लिश लॉ में, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स में जो इन्होंने माना था, इसको अलाउ कर लिया गया था, मतलब मान लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, एक्नॉलेज कर लिया गया था। तो दो हमने केस याद करे, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, ये तो रटा ही होना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोपल का सबसे पहला केस था। आपसे पूछा ही जा सकता है कि पिकार्ड वर्सेस सीयर्स में क्या मतलब क्या फैक्ट्स थे इसके, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के, और क्या उसमें जजमेंट प्रोनाउंस होता, ठीक है। और भारत देश में कैसे आया, शरद चंद्र वर्सेस गोपाल चंद्र से आया ये केस। अब देखिए क्या था ये पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। देखिए ए, बी और सी ये मोहन की प्रॉपर्टी है, ये फैक्ट्स बता रही हूँ। मतलब मोहन सोहन को बोल रहा है कि ए, बी और सी, ए, बी और सी ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सोल्ड आउट कर। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, इसको तो पता ही नहीं है कि ये जो सी प्रॉपर्टी है ये मोहन की प्रॉपर्टी है ही नहीं। इसने अपने सारे कारनामे जो भी इसको देखने के लिए करने थे कि मोहन की है या नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में ये सी मोहन की प्रॉपर्टी नहीं। किसकी प्रॉपर्टी, मोहन के पिता की प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी। कभी आप लोगों ने स्पेस सक्सेशन सुना है, सुना है स्पेस सक्सेशन, कभी आप किसी ने भी सुना उसके लेने के तमाम के अलावा, स्पेस सक्सेशन नहीं सुना। देखिए सब चीज को ट्रांसफर किया जा सकता है, हर चीज को ट्रांसफर किया जा सकता है, 4 5 6 7 चीजों की लिस्ट है, उसमें सबसे पहला है स्पेस सक्सेशन। ऐसे लिखते हैं इसको। क्या होता है स्पेस सक्सेशन, जैसे ये मोहन क्या सोच रहा है कि मेरे पिताजी मरेंगे तो कभी ना कभी ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास आएगी। इसने इस ये होता है डेथ ऑफ किन्समैन, कि यदि मेरा पूर्वज मरेगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी। अब मोहन ने इस विचार के साथ में, एक बार हैंड रेज कर दो, अपनी टीपीए का इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेस सक्सेशन, ये मेंस का सबसे पहला पॉइंट है मेंस का। आपको टीपीए का एक क्वेश्चन आएगा ना सेक्शन 6, उसमें सेक्शन 6 का सबसे पहला पॉइंट और मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज स्पेस सक्सेशन, कि हमारे पूर्वज कभी मरेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में आएगी, उस प्रॉपर्टी को कभी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि ऑल द प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब कि सबसे पहला एक्सेप्शन है स्पेस सक्सेशन। तो ये मोहन सोच रहा है कि उसने बताया नहीं, मोहन के पिता की प्रॉपर्टी है, मोहन ने क्या बोला कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो सोहन को तीनों प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, बेच दी तीनों प्रॉपर्टी। अब क्या होता है समझना, बिक गई तीनों प्रॉपर्टी, तो है ना एक्चुअलिटी में इसके पिता की डेथ हो जाती है और ये अपने विल में मोहन के नाम प्रॉपर्टी कर जाता है। क्या मोहन के नाम प्रॉपर्टी कर जाता है, मोहन सोहन के पास जाता है, बोले ये सी प्रॉपर्टी तुझे जो बेची थी ना, ये प्रॉपर्टी तो मैं तो इसके लिए क्या नहीं था, मैं तो ओनर था ही नहीं इसका, मैं तो ओनर था ही नहीं इसका, तो मेरी प्रॉपर्टी वापस कर। केस चलता है तो भाई कोर्ट क्या बोलता है कि भाई आप एस्ट्रोपल से बाउंड, कि आपने ऐसा भरोसा दिलाया, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू और एक्ट अपॉन सच बिलीव, और उसने उस भरोसे पर क्या किया है, उसने एक्ट किया है, then you and your representative cannot deny the truth of that thing। आप मना नहीं कर सकते, अपने पैर पीछे नहीं ले सकते उस चीज से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको यही दिख जाएगा एस्ट्रोपल के अंदर, ये दे रखा होगा तो देख लीजिए, यही है, ये पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का केस है, ये इलस्ट्रेशन। A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B, कॉज्ड और परमिटेड रट लेना है अपने बेयर एक्ट में, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं शब्द बोलूं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होगा, आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है, ये जैसे मैंने इलस्ट्रेशन समझा है तो इस इलस्ट्रेशन से आपके मन में बैठ तो गया कि एस्ट्रोपल क्या है, लेकिन बेयर एक्ट वो क्या पूछ रहा है, वो क्या देखना चाह रहा है एग्जामिनर आपकी कॉपी में, आपके एग्जामिनर कॉपी में देखना चाह रहा है, ये लिखा है कि कॉज्ड और परमिटेड, डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स तो आपने डाल दिए ना। तो ए ने बिलीव दिलाया किसी लैंड का कि भाई मेरी लैंड है, और इंड्यूस कर दिया बी को कि तू खरीद और मैं पे कर, मतलब मुझे पे कर। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है, बाद में ए की एक्चुअल में प्रॉपर्टी बन जाती है, एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल। वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में बोलते सर इस केस को, ये जो सेल है इसको क्या करो, सेट असाइड करो, मैं तो जब ये प्रॉपर्टी बेची गई थी तो मैं तो था ही नहीं, ये मैं तो ओनर ही नहीं था,
he must not be allowed to prove his want for title। वो अब उसे मना किया गया, कोर्ट मना कर देगा कि भाई आप एस्ट्रोपल से बाउंड हो। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आ जाइए देखते हैं, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स रट लो माइंड में। आप लोगों ने केस लॉ की एक बुक बना ली है क्या? पहले एक बार हैंड रेस कर दो। बनाई है क्या केस लॉस के लिए? पूरा एक रजिस्टर बना लिया क्या साक्षी के अलावा? अरे केस लॉ का एक रजिस्टर बना के रख लो, उसमें आप लिखते जाया करो कि मुझे एग्जाम में ये केस लॉ लिखने हैं। अदरवाइज इतना मिक्स हो जाएगा, इतना प्रियंका मैम मैंने तो आपसे डिस्कस किया था कि ये केस लॉ का आपको बेयर एक्ट वो बनाना है एक रजिस्टर। अदरवाइज इतना मिक्स हो जाएगा ना, आपको बस यही लगता रहेगा कि मैम केस लॉ कैसे याद करें, क्योंकि हर दूसरा आदमी भाई रटा हुआ है। ये मान लो ये जो बेयर एक्ट है सबको रटा हुआ है, जिसने लॉ पढ़ लिया ना, जैसे मेरे जैसे लोगों को तो रटा हुआ है कुछ नहीं। तो भाई एडिशन क्या कर रही हूँ मैं मानती हूँ निकिता मैम भी कहीं ना कहीं तो बात याद है उनको, ये सब चीजें उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है तो। लेकिन आप एडिशन क्या करना चाह रहे हो? आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, इतने कॉम्पिटिटिव लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आपने एडिशन क्या किया? अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ एडिशन देखना चाह रहा है कि आपने कैसे प्रेजेंट किया है आंसर को, तो अपने केस लॉस की एक क्या बना लो, अलग से एक स्पाइरल बना लो, उसको 10-10 पन्नों के उसमें बांट दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 10-10 पन्नों में डिवाइड करो और सारे केस लॉ, जैसे जो भी मैं केस लॉ, भाई 2 केस लॉ लिखने हैं, उसके अलावा आप अपनी इच्छा से कि जो आपको लगता है कि 2 केस लॉ मैं और एडिशन में लिख, क्योंकि ये और ये जिसने पढ़ा है ना बेयर एक्ट और जिसने पढ़ा है अच्छे से, तो ये 2 केस लॉ तो उसको रटे होंगे। ठीक है, तो आप न्यू एडिशन, वैसे आपके जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में एग्जाम हो रहे हैं, 25 में एग्जाम हो रहे हैं, तो नए नए केस लॉ उसमें डालने लग जाओ कि यार ये, तो उस बंदे को लगेगा कि व्यक्ति अपडेटेड है, ये पुराने तो सब लिख रहे हैं, ये व्यक्ति अपडेटेड है। तो और आप अच्छे अच्छे केस लॉ, मतलब आपके एस्ट्रोपल के कम से कम 4 केस लॉ आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए। ठीक है, लिखे होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में लिटरली सोचने तक का टाइम नहीं मिलता, 1 सेकंड टाइम नहीं मिलता। अपन सोचते हैं कि 1 सेकंड सोचे हम थोड़ा सा। ठीक है, और मैं अच्छी एडवाइस और दे रही हूँ मेंस के प्रोस्पेक्टस से कि यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको बाकी के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा मत सोचो, मत सोचो, नहीं तो पूरा पेपर, मतलब इतना बहुत लेंदी पेपर आता है, बहुत 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 लेंदी पेपर आता है। आप वो 2 मिनट उसको सोचने में लगाओगे, इंस्टेड ऑफ आप क्या करो, पेपर को कंप्लीट और अच्छा लिखने पर ध्यान दो। देखो पहले का फोकस क्या होता था, आज से 5 साल पहले जब हमने नया नया स्टार्ट किया था, तो आज से 5 साल पहले क्या होता, 5-6 साल पहले पेपर जिसका कंप्लीट होता था ना, तो मान लो कि यदि उसने थोड़ा बहुत भी अच्छा सा लिखा है, पेपर कंप्लीट किया है, तो मतलब मीन्स क्लियर है उसका, मैं सही बता रही हूँ, अच्छे से लिखा है, सब चीजें उसने अच्छी लिख दी, ठीक ठाक लिख दी, बेरेक्ट की लैंग्वेज लिख दी, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज भी लिख दी, तो पेपर क्लियर मान लो, क्लियर समझ लो। लेकिन आज के टाइम पर, आज से 6 साल में इतना चेंज हो गया है कि क्या देखता है वो व्यक्ति, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, 3-3 साल में एग्जाम आ रहे हैं, सब रट के बैठे हैं। आज के टाइम पे पेपर कंप्लीट होने के बाद क्वालिटी देखते हैं आंसर की, क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि किस तरह राइटिंग, मतलब लोगों को पहले बहुत लगता था कि राइटिंग मैटर नहीं करती, बहुत मैटर करती है। मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ऐसे मोतियों जैसे लिख रहे हो, आपको नॉर्मल कि सामने वाले व्यक्ति को, जैसे मैंने लिखा वही अगेन, कि मैं लिख रही हूँ जल्दी, ये मैंने लिखा शैल नॉट, किसी का पिताजी नहीं समझ सकते क्या लिखा है, उसको पढ़ने में इसको पढ़ने में क्या लगेगा, जैसे मैं हूँ आपकी कॉपी चेक कर रही हूँ, तो ये शैल नॉट इस तरीके से लिखा होगा, तो मैं पहले उसको मुझे फोकस लगेगा ना, तो मुझे लगेगा यार क्या लिखा हुआ है, तो आपके मार्क्स उसमें, लोगों को लगता है आधे आधे नंबर बहुत 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 ज्यादा मैटर करते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मेरा मेरा एग्जाम्पल ले लो आप, आधे नंबर से कहाँ मैं आधे नंबर से जज बन जाती है और कहाँ नहीं बनी हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें, यही चीजें, सबको सब आता है, बस ये माइंड में रख लो कि आप ये मत सोचो कि हमने पूरा पेयर एक्ट याद कर लिया है तो हम बिल्कुल जज बन जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उस टाइम जब पेपर दे रहे हो, कितने लोगों के बीच में पेपर दे रहे हो और उस टाइम आप लिखते हो ना, सिर्फ वही मैटर करता है। तो ये यदि मैं ऐसे लिखूं शैल नॉट, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को कितना फोकस देना पड़ रहा है इस आंसर पे, तो कम से कम ऐसा तो लिखो कि मतलब एक फीजिबल राइटिंग तो लिखो कि सामने वाले व्यक्ति, जैसे मैंने जल्दी से ऐसे लिख दिया, कुछ ऐसा तरीके से लिख दिया शैल नॉट जल्दी जल्दी, मतलब आपकी राइटिंग तो ऐसी होनी चाहिए, कम से कम समझ में आए ना, इतनी राइटिंग होनी चाहिए आपकी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखो लिटरली मैं बता रही हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट
क्या तो बताएगा और क्या नहीं बताएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग इतनी बार रश्मि मैम से पूछो 4 बार पेपर लिख चुकी है, मेरे से पूछो 2 तीसरी बार पेपर लिखूंगी, कभी लिखूंगी तो ये चीजें इतनी मैटर करने लग गई है। अपने आंसर को क्वालिटी, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी दे दो कि 3 में से 2.5 से कम नंबर तो वो देने से पहले सोचे कि यार मैं इसको 2 दूंगा तो इसके कम हो जाएंगे, 3 में से 2.5 चाहिए ही चाहिए हमको, 4 में से 3 चाहिए ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। जजमेंट राइटिंग में हमको 10 में से 6 7, ये जब आपको मतलब थोड़ा अच्छा लिख रहे हो, 6 7 अच्छे नंबर है जजमेंट राइटिंग के हिसाब से। 10 में से 7 आपको चाहिए ही चाहिए। इस तरीके का आप सोचोगे ना, तब आगे जाकर थोड़ा सही होगा। अब ये स्टार्टिंग सोच रहे हो कि मुझे 3 में से 2 नंबर चाहिए, तो 3 में से 2 नहीं मिलेंगे, 3 में से 1 मिलेंगे। जजमेंट राइटिंग में 10 में से 7 चाहिए, तो 10 में से जब 10 सोचोगे ना, 10 में से 10, तब 10 में से 6 नंबर मिले। अब स्टार्टिंग ही आप 10 में से 6 सोच के सोचोगे चलो यार 10 में से 6 नंबर, तो आपको 10 में से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये सोचने की बात नहीं। तो आज ये कुछ नहीं, ठीक है, इतना छोटा छोटा ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि फालतू का ज्ञान लेने से अच्छा है कि लिखना कैसे फिर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आप पढ़ोगे, मतलब यदि आपने मेरे साथ में स्टार्टिंग से एक एक चीज पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से एमसीक्यू के क्वेश्चन करोगे 99%। लेकिन मेंस लिखना इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स लक आपका प्री कैसे निकलता है, मेहनत से। आपका इंटरव्यू निकलता है लक से। लेकिन ये जो मेंस है ना, मेंस आप जब तक राइटिंग नहीं करोगे तब तक बिल्कुल नहीं निकलना। तो ठीक है, काइंड ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, मैंने आपको बता दिया एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड कि एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है तो बार बार आप दोनों पार्टी बाध्य है, आप बार बार केस नहीं लगा सकते। तो इसे क्या कहते हैं, एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, कि जजमेंट एक बार ऑब्टेन हो चुका है किसी इशू या मैटर पे, तो ये अब सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन नहीं होगा। एस्टॉपल बाय डीड, मतलब डीड, कि यदि कोई पार्टी एक डीड में एंटर हो चुकी है तो कोई भी पार्टी जो डीड में फैक्ट्स मेंशन है उससे पीछे नहीं हट सकती। एस्ट्रोपल बाय कंडक्ट, तो जैसे हमने एक्ट ओमिशन डिक्लेरेशन पढ़ा, तो कोई व्यक्ति अपने कंडक्ट से दूसरे व्यक्ति को बिलीव दिला रहा है और उस पे कंडक्ट पे व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो डिनाई नहीं कर सकता। एस्ट्रोपल बाय कंडक्ट, देखो सब सिमिलर ही है, बस उसको लाइन बना बना के लिखना है। एस्ट्रोपल बाय साइलेंस, तो चुप रहे आप, किसी से आपने आपसे कुछ किसी ने कहा कि क्या ये घोड़ा साउंड माइंड का है, यदि तुम चुप रहोगे तो मैं मानूंगा कि ये घोड़ा साउंड माइंड का है। आप चुप रहे। अब आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मैं तो चुप था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो कि when there is inherent duty to speak, जब आपकी ड्यूटी है, इनहेरेंट ड्यूटी है बोलने की, और आप बोल नहीं रहे हो तो मुंह बंद करके खड़े हो, तो अब आगे भी लेटर स्टेज द पर्सन इज एस्टॉप्ड, आप आगे भी एस्टॉप्ड हो। प्रोमिसरी एस्टोपल, when one person promises to give benefit to another person on such belief changes his position, कि कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, बेनिफिट दूंगा, क्या दूंगा, बेनिफिट दूंगा, और उस बेनिफिट से वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या कर चुका है, अपनी पोजीशन को बदल चुका है। तो अब आप बाद में मना नहीं कर सकते अपने प्रॉमिस से। ठीक है, अब इसके अंदर जनरल रूल तो देखो क्या है कि एस्ट्रोपल गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होता है, समझना। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं, जनरल रूल में आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल रूल है कि गवर्नमेंट एस्ट्रोपल से बाध्य नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हुए कि व्यक्ति को इतना ज्यादा नुकसान हुआ तो वहां पे कोर्ट ने कहा कि भाई आप बाध्य हो। ठीक है, जनरल रूल एक अलग चीज है, लेकिन केस से कुछ कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें क्या हुआ, इवन दो गवर्नमेंट बाध्य नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को बाध्य बनाया गया। तो एक केस, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स मैंने बोला, गोपाल चंद्र शरद चंद्र मैंने बोला, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसका लेटेस्ट केस भी आया होगा, चेक कर लेना। सॉरी, देखिए इसने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा था, एक यूपी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहा कि जो भी नई इंडस्ट्रीज खोलेगा शुगर मिल्स एंड ऐसी कुछ की, तो हम क्या करेंगे, 3 साल तक से एग्जेम्प्ट रखेंगे। इससे किससे एग्जेम्प्ट रखेंगे, सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट रखेंगे। अब एक व्यक्ति, मान लीजिए पारुल जैसा व्यक्ति है, बहुत खुश हुआ और उसने क्या कर ली, नई इंडस्ट्री डाल ली, गवर्नमेंट के कहने पे नई इंडस्ट्री डाल ली। अब गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को वापस ले लिया, तो वही सरकार बोली कि भाई ये इतनी बड़ी जो इसने डाली है उसका हिसाब किताब करो, तो गवर्नमेंट को बाध्य बताया। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का केस है, लिख लो अपने नोट्स में, यह इंपॉर्टेंट केस है। There was a news that state of UP would grant exemption from sales tax for 3 years to new industries unit. Petitioner took a huge amount to set new unit.
Subsequently, the government cancelled the scheme. The Supreme Court allowed the petition that the government is bound by its declaration. मतलब अपने declaration से government यहाँ पे bound है। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए जनरल रूल अगेन मैंने आपको बताई थी कि जनरल रूल है, गवर्नमेंट बातें नहीं है, लेकिन व्हेन गवर्नमेंट लॉ तो वो बातें हो जाएगी। अब जब आप सेक्शन 35 टीपीए का पढ़ते हो, वो कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एस्टोपल बाय इलेक्शन। जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं जो किसी प्रॉपर्टी की ओनर नहीं हूं। मान लीजिए यहाँ पे दीपक सर, ये दीपक सर की एक बाइक है अच्छी सी, मैं इस बाइक की ओनर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक सर की दोस्त हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस बाइक को किसी और को बेच दिया। किस चीज को बेचा, जिस चीज की मैं ओनर नहीं हूँ। तो मान लीजिए ये 5 लाख रुपए की बाइक है और मैंने इस बाइक को बेच दिया, मान लीजिए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में। अब मैं दीपक सर के पास गई कि ये मैंने आपकी बाइक को सोल्ड आउट कर दिया है, किससे, 20 लाख रुपए। तो अब दीपक सर के पास में 2 ऑप्शन है, क्या करेंगे दीपक सर, इलेक्शन करेंगे कि नहीं मुझे तो मेरी बाइक चाहिए, ठीक है, और दूसरा कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मुझे 20 लाख रुपए दे दो। तो अब मान लीजिए यदि दीपक सर 20 लाख रुपए ले लेते हैं तो ये इलेक्शन से स्टॉप्ड है, अब बाद में वो अपनी बाइक नहीं मांग सकते। ठीक है, सेक्शन 35 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, आराम से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। कितने नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में। तो आप लिख सकते हो द पर्सन इज स्टॉप्ड अंडर सेक्शन 121 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो एक बार हैंड रेज करो, मतलब सिंपल था, यहाँ लिखा नहीं है, नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखा नहीं कि ठीक है इसमें कुछ ऐसे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति अब इलेक्शन से, भाई आपको जब ऑप्शन दिया, व्हेन द पार्टी इज गिविंग ऑप्शन टू यू कि आप या तो बाइक चूज कर लो या वो 20 लाख चूज कर लो, आपने 20 लाख चूज करे तो अब शांत रहो। ठीक है, आप ओनर थे, आपने 20 लाख चूज करे तो आप यू आर बाउंड बाय इलेक्शन, एस्टॉप्ड बाय इलेक्शन। फिर किस पे अप्लाई नहीं होता, तो वही सिंपल सी बात है, यहाँ पता नहीं लिखा नहीं, लिखा है माइनर पे अप्लाई नहीं होता। ये जो एस्टॉपल है ये माइनर पे अप्लाई नहीं होता, उसने बोल दिया जो बोलते, छोटा बच्चा है। ठीक है, दोनों पार्टी जानती है सच्चाई के बारे में, यदि दोनों पार्टी सच्चाई के बारे में जानती है तो क्या काय का एस्टॉपल। ठीक है, सॉवरेन पे अप्लाई नहीं होता है, एनेक्टमेंट पे, तो देख स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, क्रिमिनल लॉस पर अप्लाई नहीं होता है। देखो ये आपका 115 मत सफिशिएंट, देखो हमें इतना भी नहीं पढ़ना, हमें हमारा मकसद, पहला मकसद हमारा एग्जाम क्लियर करना है, हमें हर चीज में प्रो बनने की जरूरत नहीं है, ये मन के अंदर ठान लो कि हमें हर चीज में प्रो बनना है, एग्जाम के लिए मत सफिशिएंट है, मत सफिशिएंट, इतना पढ़ काफी। अब देखो स्टेचुरी एस्टॉपल, आपको 2 तरीके के एस्टॉपल दिखेंगे यहाँ पे, एक तो सेक्शन 122 में और 123 में। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए पारुल है, पारुल ओनर है प्रॉपर्टी की, लैंडलॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड है, और मान लीजिए कि मेरा नाम है ये टेनेंट। ठीक है, इनको घर की जरूरत थी, इनको घर की जरूरत थी, तो अब इन्होंने क्या करा, पारुल को बोला कि मैम मुझे घर की जरूरत है, तो पारुल बोली ठीक है मैम ये घर ले लो, अब ये घर ले लो। ठीक है, आप ये घर ले सकते हो। अब नीता मैम बाउंड है कि पारुल को ही रेंट पे करे। मान लीजिए दीपक सर जो पारुल के भाई हैं या कोई भी हैं, दीपक सर आके पारुल के बिहाफ पे रेंट मांगते हैं तो वो मांग सकते हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि दीपक सर कि ये पारुल का घर नहीं है। किसका घर नहीं है, ये पारुल का घर नहीं है, मेरा घर है, रेंट मुझे दो। घर भाइयों भाइयों में लड़ाई होती रहती है कि भाई रेंट मुझे दो। तो यहाँ पर लिखित में बाउंड है, किससे बाउंड है, एस्टोपल से बाउंड है। ये स्टैचुरी एस्टोपल है, ये ड्यूटी है। एक तो उन्होंने घर दिया, क्या दिया आपको, घर दिया, कब, ऐसी बहुत जरूरत के टाइम पे आपको घर दिया, तो अब आप रेंट, इन दोनों की पर्सनल लड़ाई चलती रहेगी, आपको रेंट किसको देना पड़ेगा, पारुल को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, पारुल को देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात लाइसेंस। ठीक है, जब लाइसेंस दिया जाता है किसी चीज का, एक बार देख लेते हैं,
मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए समझ रहा कि अब निकिता मैम ऐसे नहीं बोल सकती कि पारुल ओनर नहीं है, पारुल ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी के, दीपक सर ओनर है, तो ऐसे नहीं, वो बाउंड है, वो आप चुप रहो, आपको रेंट उनको ही देना पड़ेगा पारुल। और जैसे ही सेम कि मान लीजिए कि मैंने निकिता मैम को लाइसेंस दिया, मैंने निकिता मैम को लाइसेंस दिया, तो निकिता मैम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। निकिता मैम ऐसे नहीं बोल सकती कि पारुल की मैम के पास में तो लाइसेंस देने का अधिकार था ही नहीं। ठीक है, तो दोनों बाउंड है। आ जाइए देख लेते हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी से टीनेंट। Wherever any person is a tenant of immovable property, he shall not be allowed to deny at the time of commencement of tenancy he did not have such title. समझ लो, यहाँ पे बाउंड कर दिया, मतलब टीनेंट को डिनाई कर दिया। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बाद में दीपक सर आने कोर्ट में ऐसे नहीं बोल सकते कि निकिता को तो आराम से रह रहे हो 4-5 साल और एकदम से बोल रहे हो कि जब मैंने ये लिया था, मैंने क्या ली थी, मैंने टीनेंसी ली थी, तो निकिता मैम को, पारुल को तो अधिकार ही नहीं था। किसका अधिकार नहीं था? पारुल को तो अधिकार ही नहीं था घर बेचने का, घर को रेंट पे चढ़ाने का। और ऐसे सेम है लाइसेंस में कि यदि लाइसेंस दिया जाता है, यदि लाइसेंस दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता कि लाइसेंसर के पास तो राइट ही नहीं था जब उसने मुझे लाइसेंस दिया। तो ये दोनों मोस्टली किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब टीनेंसी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कुछ लाइसेंस वाइसेंस का ग्रांट किया है तो और 117 नहीं 123 127 किसके बारे में बात करता है? 123 जनरल बात करता है किसके बारे में? मूवेबल प्रॉपर्टी, लेटर, कॉपीराइट्स, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस तरह। ये क्या बोल रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पारुल है, पारुल जैसे यहाँ पे निकिता मैम ने उसको सिग्नेचर करके उनको एक चेक दिया है, तो जो पारुल है वो ये नहीं बोल सकती कि इसकी तो साइन करने की अथॉरिटी थी नहीं। मतलब ये एक जनरल रूल है, आप इसको ज्यादा ऐसे उसमें मत चले जाना डीप में। इन्होंने बोला कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है वो इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। मतलब ये चीज मना नहीं कर सकता कि जब इसने ये चीज ये निकिता हमने ये चीज ड्रॉ करी, इसके पास तो अथॉरिटी थी नहीं। यदि कोई नॉर्मल चेक आपको दिखेगा तो आप क्या प्रिजम्पशन लोगे? यही प्रिजम्पशन लोगे कि जिसने साइन करे उसने सामने वाले व्यक्ति को क्या दिए होंगे? पैसे दिए होंगे। क्या दिए होंगे? पैसे दिए होंगे। तो जनरल प्रिजम्पशन है, ऐसे ज्यादा कि ऐसे तो मैम हर कोई मना कर सकते हैं, नीचे एक्सेप्शन में आ जाएगा ये। तो देखिए इन्होंने एक ही चीज को 2 बार लिखा हुआ है, सिमिलर ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा करा, लेकिन अपन एक बार चेक कर लेते, कोई और को पता हो तो बता दें। देखिए पहले क्या लिखा? नो एक्सेप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन डिनाई दैट ड्रॉअर हैज नो अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और एंडोर्स इट, कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि ड्रॉअर के पास तो इस बिल को ड्रॉ करने की या एंडोर्स करने की अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इसने एक्सप्लेनेशन दी गई, एक्सप्लेनेशन ये दी गई, वो ये बोल रहा है, मतलब सिमिलर सी चीज ही लिखी है कहने को तो इसके अंदर, लेकिन इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि जो जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, एंडोर्स किया है, उसके पास तो अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन इन्होंने एक्सप्लेनेशन में कहा कि लेकिन वो इस चीज से डिनाई कर सकता है कि क्या ये वाकई उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जिसके द्वारा ये लिखा जाना चाहिए था। तो ये एक्सप्लेनेशन है। तो अगेन दोनों चीजें सिमिलर लिखी है, लेकिन आपको इसको एग्जाम के पर्पज से याद कर लो। ऊपर लिखा है कि कोई भी एक्सेप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता कि जिसने ड्रॉ किया, एंडोर्स किया, उसके पास अथॉरिटी एक्सप्लेनेशन लिखा है। लेकिन वो इस चीज पे क्वेश्चन उठा सकता है, इस चीज से डिनाई कर सकता है कि क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जिसके द्वारा इसे बनाना चाहिए था। तो देखिए but he may deny that the bill was really drawn, वो इस चीज पे क्वेश्चन उठा सकता है that the bill was really drawn by the person by whom is purpose to be drawn, जिसके द्वारा बनाया जाना चाहिए था, क्या उसी के द्वारा बनाया गया है? तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया इस चीज। ऊपर जो लाइसेंस की बात थी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। नीचे जो बेली और लाइसेंस की बात है, तो बेली आपको पता ही है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, बेली होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे जो नीचे वाली बात हुई है लाइसेंस की और बेलमेंट की, वो बात हुई है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो नो बेली और licensee can deny that the bailor or licensor had at the time when the bailment was given has no authority to make such bailment or such। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दीपक है
और यहाँ पे लोकेश सर। तो दीपक सर ने लोकेश सर को अपनी एक्टिवा दी। अब ये एक्टिवा ही नहीं लौटा रहे। बेलमेंट हुआ। ये क्या होती है बेलमेंट? जानते हो बेलमेंट क्या होता है? कि किसी पर्पस के लिए कोई थिंग दी जाती है कि जब उस पर्पस को कंप्लीट कर लिया जाए तो वो थिंग वापस आ जाएगी। एक तो इन्होंने दीपक सर लोकेश बोलते हैं कि भाई मुझे 5 दिन के लिए एक्टिवा दे दी। अब इन्होंने एक्टिवा दे दी 5। अब लोकेश वापस ही नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है कि इसकी तो अथॉरिटी नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने जिससे ली है आप उसी को वापस करोगे। तो आप बाउंड हो यहाँ पे। तो देखिए कोई भी बेली लोकेश licensee can deny that the bailor or licensor had at the time when the bailment was given has no authority to make such bailment or license। भाई चुपचाप जिससे लिए उसको लौटा दो। क्या करो? उसको जाके लौटा दो। रेस जुडिकेटा और एस्टोपल में क्या difference है? कोई बता सकता है? ऐसे बता दीजिए बिना पढ़े। ये भी नीचे नहीं जा रही। नोट्स खुले होंगे वैसे तो आपके सामने। क्या डिफरेंस है तो बताओ। रेस जुडिकेटा और एस्टोपल सिंपल जनरल सही। दीपक सर एस्टोपल। रेस जुडिकेटा और एस्टोपल में क्या अंतर हो सकता है? थोड़ा सा भी। एक मिनट का थोड़ा सा भी। सेक्शन का ही पता है मैम। वो सीपीसी में सेक्शन 11 है। ये 11 फिर और ज्यादा डीप में सोचो। एस्ट्रोपल में कितने लोग बांधते हैं? ये मैम रेस जुडिकाटा बिटवीन पार्टीज टू द सूट है। मतलब रेस जुडिकेटा में दोनों लोग बाउंड रहते हैं। होते हैं ना दोनों जी। बाउंड। ये अब नया केस नहीं ला सकते आप। ना तो प्लेंटिफ और ना डिफेंडेंट। लेकिन एस्ट्रोपल किसको बाउंड करता है? जिसने प्रॉमिस किया, जिसने इंड्यूस किया, ठीक है, इंटेंशनली जिसने कॉज किया, परमिट किया। तो यहाँ एक व्यक्ति को बाउंड किया जा रहा है, यहाँ दोनों व्यक्तियों को बाउंड किया जा सकता है। मोस्टली डिफरेंस यही है। देखते हैं और क्या है। ये सिविल प्रोसीजर कोड में पाया जाता है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पाया जाता है। ये दोनों पार्टी पे बाध्य होता है। ये एक पार्टी पे बाध्य होता है। ये कोर्ट को मैटर एडजुडिकेट करने से रोकता है। ये अजीब है, ऐसा शब्द मत लिखना। शट देम आउट ऑफ द पार्टी। और ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है और ये इक्विटी पे बेस्ड है। इसके अंदर एक चीज रह गई, इसी में है या कहाँ है? लिखा नहीं है, लिखना पड़ेगा अपन को। ये गलत ये मैंने आधा अधूरा लिखा है। ये एक्सप्लेनेशन 1 अपन ने बताई दिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लिखा नहीं है मैंने बेरेक्ट में, इसमें नोट्स में आपको याद रहना चाहिए। क्या है एक्सप्लेनेशन नंबर 2? समझो कि अगेन पारुल और यहाँ पे मान लीजिए निकिता है। ये लैंडलॉर्ड है और ये पेमेंट है। तो मैंने आपको बता दिया इट इज द ड्यूटी ऑफ निकिता कि पेमेंट किसको किया जाएगा? पारुल को ही किया जाएगा। ये बोल नहीं सकती कि इसकी तो अथॉरिटी ही नहीं थी। ठीक है, जब मुझे इसने टीनेंसी स्टार्ट करी तो इनकी तो अथॉरिटी नहीं थी। पारुल का रेंट है, पारुल को मिलेगा ये। अगेन ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिया दीपक सर और लोकेश। इन्होंने एक्टिवा दी, 5 दिन यूज करी इन्होंने। 5 दिन यूज करी तो मैंने बोला इट इज द ड्यूटी ऑफ लोकेश कि उन्होंने वो एक्टिवा मांगे तो आपको एक्टिवा उनको देनी है। यदि आप किसी और को दे दो तो दीपक सर केस लगा सकते हैं, भाई मैंने दी थी, मैंने दिया इसको एक्टिवा। ठीक है, बाउंड है एस्ट्रोपल से, क्यों ये किसी और को दे रहा? लेकिन आप समझो कि दीपक है, ये जैसे पारुल है और निकिता है, ये लैंडलॉर्ड है। पारुल ने मान लीजिए कि पारुल 4-5 महीने के लिए घर से बाहर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे साक्षी को ऑथोराइज करके जा रही है कि भाई तुम मेरी एजेंट बन जा, है ना? क्या तुम मेरी सिस्टर हो तो तुम एक काम करो, निकिता से तुम रेंट कलेक्ट करो। आप क्या निकिता दे सकती है कि इनको रेंट या नहीं दे सकती? एक बार हैंड रेज करो। दे सकती है ना। यहाँ पे साक्षी बोलेगी ये देखो लेटर लिख कर गई है पारुल, ठीक है, कि मैं जा रही हूँ, मैं पारुल की बहन हूँ, इसने मुझे ऑथोराइज किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है। तो आ जाइए, ये आपको उसमें भी दिखेगा ऑर्डर 35 इंटरप्लीटर सूट कि प्रिंसिपल एजेंट लैंडलॉर्ड टेनेंट एक दूसरे पे इंटरप्लीटर सूट नहीं लगा सकते। सिमिलर का सिमिलर एग्जांपल आपको वहीं भी दिख जाएगा। तो आ जाइए देखते हैं। अब बेली मतलब कौन? निकिता, लोकेश। ठीक है, इफ अ बेली delivers the goods bailed to a person other than the bailor, कौन थी?
कितना साक्षी, ठीक है, दीपक सर की सगी, मान लीजिए अगेन साक्षी मांगने गई, ये एक्टिवा मुझे दे दो मेरे भाइयों। If the bailee delivers the goods bailed to a person other than the bailer, he may prove that such person had a right to them as against the bailer। मतलब वह व्यक्ति अधिकार लेकर आया है, अधिकार लेकर आया है, उस व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये देखो, ये बोलेंगे लोकेश बोलेगा कि सर ये तो प्रूफ लेकर आई थी कि मैं इसकी सिस्टर हूँ, इन्होंने कहा है। निकिता मैम बोलेगी ये तो प्रूफ लेकर आई थी, तो उस व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये अधिकार लेकर आए थे, तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है। ठीक है, आ जाइए और कुछ देखिए, हूँ में टेस्टिफाई तो अपन पढ़ेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये 127। आइए देखते हैं सबसे पहले ऑफ विटनेस। हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एस्ट्रोपल एक अच्छा चैप्टर था, समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, याद कर लीजिए, है ना। देखो क्या क्या याद करा हमने, डेफिनेशन याद करा कि व्हेन वन पर्सन बाय हिज एक्ट ओमिशन डिक्लेरेशन, बाय हिज एक्ट ओमिशन डिक्लेरेशन इंटेंशनली, मीन्स ये दिखाना है आपको, भूलना नहीं है, इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड, कॉज कर रहा है, परमिटेड कर रहा है अदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग्स टू बी ट्रू, कि वह चीज सच है, एंड एक्ट अपॉन सच बिलीव। ठीक है, ये पैराग्राफ यहीं खत्म। देन कौन कौन, देन वह व्यक्ति, ठीक है, सच पर्सन नॉट हिज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में, कैन नॉट डिनाई द ट्रुथ ऑफ दैट थिंग अगेंस्ट द पर्सन और द रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके हमने पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, पूरा इलस्ट्रेशन पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का है। शरद चंद्र वर्सेस गोपाल चंद्र, आपको देखना है, भारत देश में उससे आया था। मोतीलाल पदमपत, ठीक है, मोतीलाल पदमपत, शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 3 केस तो आपको याद रहेंगे। ठीक है मैम, ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है, एक बार इसको दोबारा बताना। देखिए ना, यदि बेली ने गुड डिलीवर कर दिया किसी अदर व्यक्ति को जो बेलर नहीं था, ये तो समझ में आया जी मैम, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये अधिकार लेकर आया था, ये अधिकार लेकर आया था। देखो, ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम एज अगेंस्ट द बेलर। तो वो बोल रहा है कि सर मैंने इसलिए इसको वापस करी क्योंकि ये एज अ बेलर प्रस्तुत होकर आया था, अब उस वो ऑथोराइजेशन लेकर आया था, उसको प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? वापस समझो। ही मे प्रूव, जैसे अब लोकेश को प्रूव करना पड़ेगा, या मान लीजिए निकिता को प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये एज अ बेलर ही आया था मेरे पास में, मतलब ये जो मान लीजिए कि साक्षी है, ये लेटर लेकर आई थी, तो मैं इसे बेलर ही मानूंगी ना, यदि इन्होंने लेटर दिखाया तो ही मे प्रूव, तो यू मतलब लोकेश हैड टू प्रूव और निकिता हैड टू प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम एज अगेंस्ट द बेलर। डन? मैं ये समझ पा रहा हूँ, जैसे जो जिसने ये जो ही में है ना, ये कौन पर्सन है? ही में प्रूव, बेली में प्रूव, जो बेली है वो प्रूव करेगा, वो प्रूव करेगा कि ये अधिकार लेकर आई थी। ही में मतलब बेली को प्रूव करना पड़ेगा। सपोज मैम, बेली डिलीवर्स, मैम मैं ये समझ पा रहा हूँ इससे, जैसे मैंने किसी से कोई चीज ली थी और बाद में जिससे ली थी मैं उससे किसी अलग पर्सन को दे रहा हूँ, तो मैं प्रूव करूंगा कि ये चीज आपकी नहीं, ये इसकी थी। आपको ये प्रूफ नहीं करना कि ये चीज आपकी थी, ये इसकी थी। चीज तो किसकी है? यहाँ पे पारुल की ही चीज है, और यहाँ पे जैसे मैंने दीपक का एग्जांपल दिया, चीज तो दीपक की ही चीज है, पारुल की है, दीपक की है, लेकिन आपने किसी अदर व्यक्ति को दी, किसी साक्षी को दी, तो साक्षी को क्यों दी ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी आपको। जी ओके मैम, ओके डन। आपको ये थोड़ी प्रूफ करना पड़ेगा कि पारुल का घर नहीं है, ये आप क्यों प्रूफ करोगे कि दीपक की एक्टिवा नहीं, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि साक्षी को दी तो क्यों दी। ओके मैम, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई देखो, ही मे प्रूव दैट सच पर्सन, कौन? साक्षी, हैड द राइट टू देम एज अगेंस्ट द बेलर। डन? मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा सा एक बार देख लें। ओके, ठीक है, आप आओ, टाइम तो है, चलो थोड़ा टाइम है, जब तक भी अपन देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, अच्छा है, एक अच्छा मेंस का क्वेश्चन है, हु मे टेस्टिफाई। विटनेस क्या करते हैं? टेस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्वेश्चन पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हु मे टेस्टिफाई, कौन दे सकता है, कौन विटनेस बन सकता है? क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो समझो, ना ही कोई व्यक्ति बुजुर्ग है उससे कोई फर्क पड़ता,
और ना ही कोई व्यक्ति बहुत छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर रैशनल जजमेंट करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। वह व्यक्ति कौन बन सकता है, विटनेस बन सकता है। सिंपल सी बात है, कभी ये मत सोचो कि ये छोटा 6 साल का बच्चा दे सकता है क्या, तो हाँ 6 साल का बच्चा भी विटनेस बन सकता है। सेक्शन 124 आपसे बोला 80 साल का व्यक्ति भी विटनेस बन सकता है, तो किसने मना करा। यदि मान लीजिए इतने बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, सब इतने समझदार है, अनुभवी है, तो क्या वो विटनेस नहीं बन सकते, बिकॉज दे हैव पावर टू डू रैशनल जजमेंट। तो यदि उसको समझने की क्षमता है, रैशनल जजमेंट करने की क्षमता है, तो जी हाँ वो क्या कर सकते हैं, विटनेस बन सकते हैं। तो ये याद रखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। लेकिन मान लीजिए कोई 80 साल का व्यक्ति है, उसको बॉडी इन्फर्मिटी मतलब माइंड से इन्फर्मिटी है, 6 साल का बच्चा है, वो समझ नहीं पा रहा है किसी चीज को, तो ही कैन नॉट बिकम लाइक विटनेस, वो विटनेस नहीं बन सकता। तो यही कुछ लिखा हुआ है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ये एक जनरल रूल है कि हर एक व्यक्ति, चाहे बड़ा चाहे बूढ़ा, सब व्यक्ति टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है, unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them। कि कोर्ट को लगता है कि वह वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हैं जो उनके सामने पुट किया गया है, और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन। ठीक है, वापस समझो, दो चीजों ने रोका। सबसे पहली बात कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन विच आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, कि जिस क्वेश्चन को उनके सामने रखा जा रहा है उस क्वेश्चन को वो समझ नहीं रहे हैं। और दूसरा कि दे आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर, वो नहीं रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे उस क्वेश्चन का। अब लेकिन क्यों नहीं दे पा रहे हो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एनीवन कैन बिकम विटनेस, क्या एनीवन कैन टेस्टिफाई, अनलेस में बात लिखी दो, कौन सी बात, कि नॉट अंडरस्टैंडिंग, prevented from the understanding the question put to them, और preventing from giving rational answer the question, rational answer नहीं कर पा रहे उस क्वेश्चन का। अब लेकिन किस किस कारण से नहीं कर पा रहे, तो देखते हैं। इसमें अक्यूट इलनेस नहीं आया क्या, इन्होंने बहुत सारी जगह अक्यूट इलनेस डाला है। देखो टेंडर ईयर, पूरा अच्छे से याद करेंगे। सबसे पहले टेंडर ईयर बहुत ही छोटा है, मान लीजिए 2 साल का बच्चा, क्या आप लोग उससे बहुत छोटा है। टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, नहीं समझ पा रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बूढ़ा है तो वो विटनेस नहीं बन सकता, लेकिन वो इतना बूढ़ा है कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है। तो दो चीज, सबसे बहुत ही छोटा और बहुत ही बड़ा, तो एक्सट्रीम ओल्ड एज और टेंडर ईयर्स। तीसरा डिजीज, ऐसी डिजीज वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और सेम किस किस के कारण, इसने बोला 3 चीजें, सबसे छोटी उम्र, सबसे बड़ी उम्र और बीमारी। कौन सी बीमारी, चाहे वो माइंड की हो चाहे वो बॉडी की हो, ठीक है, चाहे वो उससे और द सेम काइंड। ठीक है, वापस समझो, 3 नहीं 4 चीजें बोली है, 4 चीजें बोली है। सबसे पहले सबसे छोटा टेंडर ईयर्स, बहुत बड़ा, एक्सट्रीम ओल्ड एज। तीसरा डिजीज, बॉडी और माइंड की डिजीज, ठीक है, और चौथा एनी अदर कॉज ऑफ सेम काइंड। इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो, एक जना तो पढ़ ही रहा हूँ, गीता मैम तो पढ़ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन में सेम काइंड का मतलब है इन तीनों की तरीके से और भी कोई लिस्ट आती है तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एडजस्टडम ज्यूरिस, कुछ ऐसा कुछ इसका रूल है, प्रिंसिपल। सेम काइंड का मतलब है, आप कभी मान लीजिए इंटरप्रिटेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडजस्टडम ज्यूरिस क्या होता है, इसमें इलस्ट्रेशन दीजिए, तो आप ये इलस्ट्रेशन लिख कर आ सकते हो कि एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, बॉडी और माइंड और एनी अदर ऑफ कॉज ऑफ सेम काइंड। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कभी पागल रहता है और कभी कभी सही रहता है, तो वह व्यक्ति उस टाइम एविडेंस दे सकता है जिस टाइम वो सही रहता है। तो आप अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। इन्होंने बोला एक व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड का है, वो टेस्टिफाई करने के लिए सक्षम नहीं है, नहीं दे सकता, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड अब लेकिन unless he is prevented by unsoundness of mind from understanding the question put to him or giving an। लेकिन यदि वो अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आंसर नहीं दे पा रहा, तो वो नहीं दे सकता। समझो, सबसे पहले सीधी बात इन्होंने बोली कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति विटनेस बन सकता है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अनसाउंडनेस माइंड वाला व्यक्ति भी विटनेस बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं विटनेस, क्योंकि जैसे मान लो
कि कोई कोई व्यक्ति है 3 घंटे तो सही सलामत रहते हैं, बाकी के टाइम पागल रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति भी कॉम्पिटेंट है विटनेस बनने के लिए, लेकिन यदि उसकी अनसाउंडनेस इस तरीके की है, जो क्वेश्चन उसको दिया जा रहा है और जो क्वेश्चन का आंसर उससे लेना है वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप नहीं जान सकते। देखो, इज नॉट a person of unsound mind is not incompetent to testify, मतलब इन्होंने सक्षम व्यक्ति बताया है अनसाउंडनेस माइंड वाले व्यक्ति को भी, लेकिन इन्होंने कहा unless he is prevented, अपनी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण यदि वो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है और रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, तो आप इनकॉम्पिटेंट हो। ठीक है, क्लास एक बार कल कंटिन्यू करते हैं। वैसे एक बार हेड रेज कर दो, समझ में आ गया। एस्ट्रोपल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिखने में सिंपल है लेकिन समझ में आना चाहिए।